आशा करते हैं कि यह सत्र गद्य की अलग अलग विधाओं के अंशों के माध्यम से न केवल हमारा ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि हमारे ज्ञान के इस विस्तार को एक नई ऊंचाई भी देगा। इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करने से कार्यक्रम में हमारे जितने भी महानुभाव जुड़े हैं उनमें सबसे पहले मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष धनंजय जी कुमार जी का मैं तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। धनंजय कुमार जी वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन से सेवानिवृत्त हैं और वरिष्ठ औद्योगिक अर्थशास्त्री के रूप में आपने लगभग 25 वर्षों का आपका अपार अनुभव है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। योग का पर्यायवाची धनंजय जी कुमार जी कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप योग के एक तरह से प्रचारक हैं और विश्व स्तर पर जिस तरह से आपने योग का प्रचार प्रसार किया है उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है से। और योग पर आपके लगभग 71 DVD हैं जिनके माध्यम से आप हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से भी आप योग के बारे में धनंजय कुमार जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। इंद्रजीत शर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य PhD और DLED किए हुए हैं और 79 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति USA तथा पंडित तिलकराज शर्मा न्यास USA अंतर्राष्ट्रीय जगत में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए USA की सरकार द्वारा एवं UK की सरकार द्वारा तथा फ्रांस एवं नेपाल की सरकार द्वारा सम्मानित है। ऐसे महानुभाव का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वंदना यादव जी जो कि प्रसिद्ध लेखिका हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर हैं और समाज सेविका हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें अगर देखी जाए तो शुद्ध, कितने मोर्चे, अब मंजिलें मेरी हैं आदि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ऐसी महान लेखिका और साहित्यकार और समाज सेविका का मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। वक्ताओं के अंतर्गत डॉक्टर वरुण कुमार जी जिनको हर कोई जानता है, वैश्विक हिंदी परिवार के कार्यक्रम से नियमित जुड़े हैं, सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के अंतर्गत समीक्षा में भाषिक आयाम जो कि आलोचना पुस्तक है, यह हंस जी सर, ऐसी प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक आदरणीय डॉक्टर वरुण कुमार जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सुधार कर दूँ, सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी ने सेवानिवृत्त निदेशक रेल मंत्रालय। अरे जी सर। वक्ताओं के अगले क्रम में अरुणा अजीसरिया जी। अरुणा अजीसरिया जी UK से हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षण से संबंधित नवोन्मेषी प्रयोगों के लिए जानी जाती है और मैं समझता हूँ कल उनकी पुस्तक का लोकार्पण भी है और जवाहर जी पुस्तक को लेकर आ रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि लोकार्पण से पूर्व ही आप इस पुस्तक का एक अंश हमें सुना दें तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। आदरणीय अरुणा अजीसरिया जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए।
वक्ताओं के अगले क्रम में हैं अर्चना पेन्यूरी जी, जो कि उत्तराखंड में जन्मी हैं और अभी आप डेनमार्क में स्थायी रूप से रह रही हैं, वहीं पर प्रवास करती हैं। और आप कहानी संग्रह के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में आप मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप कहानियाँ लिखते हैं, हृदयस्पर्शी कहानियाँ हैं आपकी। अर्चना पेन्यूरी जी की कहानियाँ पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से चुंबक का आकर्षण होता है, उस तरह की आकर्षण वाली कहानियाँ लिखकर प्रवासी क्षेत्र में, कहानियों के क्षेत्र में आपका नाम काफ़ी ऊंचा नाम है मैडम। आप जैसी महान हस्ती को यहाँ पर देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपको ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। वक्ताओं के अगले क्रम में हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार कहें रामकिशोर उपाध्याय जी। वैसे तो साहित्य की सभी विधाओं में उनका कलम चलता है। मेरठ में जन्मे बहु विधाकार, प्रतिष्ठित साहित्यकार और अट्टहास पत्रिका के कार्यकारी संपादक आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी। आप लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। तितली के रंग आपका प्रसिद्ध उपन्यास है और आपने कई कहानी संग्रह लालटेन और 6 कविता संग्रह लिखे हैं और आपको कई सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। आप जैसी हस्ती को यहाँ पर देखकर हम गर्व की अनुभूति करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। वक्ताओं के अगले क्रम में हैं जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत आदरणीय देव प्रकाश जी। आपका हार्दिक स्वागत है सर। आप वर्तमान में जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मूलतः आप मध्य प्रदेश के भिंड से संबंध रखते हैं और अपने हिंदी कहानी और भूमंडलीकरण जैसी पुस्तक, मेरा जापान, सार्थक विचारों की ज़रूरत आदि प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की है। आपका ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं सर। अभी आप प्रवासी छात्रों को हिंदी सिखा रहे हैं सर और उसके लिए पुस्तक भी लिख रहे हैं। उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई सर, आपको ढेर सारी शुक्रिया। वक्ताओं के अगले क्रम में निर्देश निधि जी, जो कि सभी विधाओं में लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं और मुख्य रूप से कहानी संग्रह, छानवादन, सरोगेट मदर और आपने काव्य के अंतर्गत नदी नीलकंठ नहीं होती आदि प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की है। आप जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार को यहाँ पर देखकर में प्रसन्नता हो रही है मैडम जी। आपको ज़ोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। वक्ताओं के अगले क्रम में शैलेंद्र अस्थाना जी, जो कि बिहार सीवान से आते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में कार्यरत हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में 60 से अधिक लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आप साहित्य के अलग अलग विधाओं में लिखते हैं। आप जैसी हस्ती को यहाँ पर देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है सर। आपका ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र रावत जी, जो कि उत्तराखंड से आते हैं, वे भी गद्य की अलग अलग विधाओं में लिखते हैं। उनका भी हम ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आदरणीय सुरेंद्र रावत जी।
वक्ताओं के लिए 5 मिनट निर्धारित है। आप अपने किसी भी प्रसिद्ध अंश में से आप एक अंश लेकर उसे सुना सकते हैं। समय का पालन कीजिएगा। मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष के लिए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के लिए 8 मिनट का और अध्यक्ष के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। समय का पालन कीजिएगा। सबसे पहले मैं वक्ताओं के क्रम में वरुण कुमार जी को बुलाना चाहूँगा क्योंकि सर को निकलना है। तो सर आपसे निवेदन जी वेद प्रकाश जी को सर। वेद प्रकाश जी करता हूँ, लेकिन अपने कभी कभी लिखे हुए लेखों की एक किताब पिछले साल यहीं लोकार्पण हुआ था मेरा जापान, तो उसमें से एक हिस्सा मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ। मेरे अनुभव है, ना मैं कहानीकार हूँ, ना उपन्यासकार हूँ, ना कवि हूँ, मालूम नहीं क्या हूँ, लेकिन शिक्षक ज़रूर हूँ, इतना पता है। तो एक गद्य का हिस्सा है, मेरे कुछ अनुभव, जापानी राग मिरवा। ये जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में मेरे प्रवास के दौरान जो मेरे अनुभव हुए उस पर लिखी गई एक रचना है छोटी सी, और वहाँ के ही विभाग में दूसरे वर्ष में दूसरे जो प्रोफेसर हैं वो उसे विद्यार्थियों को पढ़ा भी रही हैं। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये टेक्स्ट में भी आ गया है, पता नहीं क्यों उनको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो फिर मैं इसको आपके साथ भी साझा करना चाहता हूँ। इस समय जापान में बरसात का मौसम है। जून और जुलाई का महीना बरसात के ही नाम होता है। वैसे बारिश तो जापान में साल में कभी भी हो जाती है और अक्टूबर से लेकर मई तक ठंड रहती है, उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है। लेकिन इस मौसम को वर्षा ऋतु माना जाता है। उसके बाद गर्मी की ऋतु आती है, यानी जून और जुलाई बरसात के ही महीने माने जाते हैं। अगस्त और सितंबर गर्मी के महीने माने जाते हैं। पहले बरसात और फिर गर्मी, भारत से बिल्कुल अलग। भारत में पहले खूब तेज़ गर्मी और फिर राहत देने वाली बरसात होती है, लेकिन गर्मी तो तब भी बनी ही रहती है। उमस से निकलने वाला अशुभ पसीना आता ही रहता है। जापान में भी उमस का भयानक हाल है। गर्मी और बरसात से बात इसलिए शुरू की क्योंकि गर्मी और बरसात में ही जापान में राग मिरवा सुनाई देता है। राग मिरवा इस लेख का नाम है, राग जापानी राग मिरवा। शब्द पे मुझे लगता है बात होगी तो समझ में आएगा। राग तो समझ गए होंगे जापानी भी, लेकिन मिरवा क्या है उसी की कहानी है ये। जब जापान में राग मिरवा सुनाई देता है, गर्मी के आगमन की सूचना कीड़े से मिलती है। बिना इस कीड़े के जापान की गर्मियाँ अधूरी मानी जाती हैं। जापानियों के अनुसार इन महीनों में ये कीड़ा पूरे जापान की शांति भंग किए रहता है। जापान इतना शांत देश है कि गाड़ी का हॉर्न भी कभी यहाँ भूले भटके ही सुनने को मिलता है। बसों और ट्रेनों में बोलना या हंसना मानो मना है। कहीं से कोई शोर सुनाई नहीं देता। घरों में ही ज़्यादा शोर किया तो पुलिस पड़ोसी बुला लेते हैं और पड़ोसी के खिलाफ शिकायत कर देते हैं। तेज़ आवाज़ में टीवी चलाना भी मानो पूरी तरीके से मना है। यह समाज अपनी स्वच्छता और शांति के लिए तो जाना ही जाता है। ऐसे में इन दिनों सुबह होते ही कॉकरोच जैसा लेकिन उससे बड़ा दिखने वाला एक कीड़ा पूरे जापान को गुंजायमान कर डालता है। वह दोपहर तक यूं ही इतना तेज़ शोर करता है कि कई शांतिप्रिय लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। अनेक जापानियों को बच्चे के रोने की प्यारी आवाज़ भी अप्रिय लगती है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि कीड़े की तेज़ आवाज़ वाले दिन शांति पसंद करने वाले जापानियों के लिए कितनी मुश्किल से गुजरते होंगे। जिस कीड़े की बात हो रही है उसको जापान में सेमी कहते हैं, अंग्रेज़ी में सिकाडा कहते हैं। जापान में इसकी लगभग 30 प्रजातियाँ मिलती हैं। दुनिया भर में सिकाडा पाए जाते हैं। भारत में भी इसकी 200 से अधिक प्रजातियाँ मिलती हैं। मुझे पता नहीं था, बाद में ढूंढा। लेकिन जापानी समाज इस कीड़े का असर इतना अधिक है कि गर्मी से संबंधित कोई भी बड़ी फिल्म, उपन्यास, कहानी कीड़े की आवाज़ के बिना अधूरी मानी जाती है। जापान में क्लासिक मानी जाने वाली रचना मुरासाकी शिकिबो की लेखिका हैं। उनकी जो रचना है द टेल ऑफ गेंजी में भी इस कीड़े का जिक्र है। लेकिन भारत में शायद गोवा, कर्नाटक में पाए जाने वाले इस कीड़े का कहीं कोई जिक्र आया हो, मैंने पढ़ा नहीं किसी रचना में। जापान में ही नहीं, दुनिया में सबसे तेज़ आवाज़ निकालने वाले कीड़े का खिताब इसे मिला हुआ है। हिंदी में उसके लिए कोई नाम नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने बताया कि कानपुर के पास उनके गांव की बोली में इस कीड़े को मिरवा कहते हैं और वह भी इसी तरह तेज़ आवाज़ रात में करता है। ये झिंगुर नहीं है, कोई और कीड़ा नहीं है। कई लोगों ने कहा कि इसको ऐसा नाम दिया जा सकता है, लेकिन उनसे आकार और रूप सब कुछ भिन्न है इसका। लेकिन जापान की शांति में मिरवा की तेज़ आवाज़ दिन में अलग सुनाई देती है और भारत की अनेक आवाज़ों में उसकी आवाज़ प्राय ओझल रहती है। शायद इसलिए लोग नहीं सुन पाते होंगे। ये कीड़ा हमें जिसे मिरवा कह सकते हैं, वह इतनी ऐसी आवाज़ करता है जैसे किसी पेड़ में असंख्य चिड़ियाँ चहचहा रही हों। असंख्य चिड़ियाँ, एक दो नहीं।
जिस साल मैं जापान आया तो मेरे जीवन में एक अनहोनी घटना हो गई। मुझे जून में भारत आना पड़ा और फिर जब लौटकर जुलाई में वापस जापान आया तो राग मिरवा शुरू हो चुका था। पहले मुझे यही लगा कि सुबह पक्षी चहचहा रहे हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, लेकिन ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। पक्षी उड़ते या बैठते भी नहीं दिखाई दे रहे थे। उस दिन विश्वविद्यालय में हिंदी और उर्दू के अध्यापकों से इस अनाहत शोर के बारे में पूछा। उन्होंने इस कीड़े का नाम और विशेष परिचय दिया। उर्दू के एक बेहद खुशदिल, विनोद प्रिय और भारत में भी प्रख्यात प्रोफेसर सोयामानी जी ने कहा कि यह कीड़ा शांत जापानियों की नाक में दम किए रहता है। इस कीड़े को छोड़कर कोई और जापान की शांति कम नहीं कर सकता है। पाकिस्तान से आए उर्दू के प्रोफेसर मरगूब ताहिर हुसैन साहब ने एक जोड़ मज़ेदार किस्सा सुनाया है। उन्होंने कहा, ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी उर्दू के साथ विश्व की अनेक भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। जिस देश की भाषा पढ़ाई जाती है वहाँ से एक प्रोफेसर को भी ज़रूर बुलाया जाता है। उसके रहने के लिए जो घर दिए जाते हैं, वहीं पीछे एक छोटा सा जंगल है हमारे घर के पास ही पीछे, उसमें मिरवा अपना राग बरसात में छेड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि किसी देश के प्रोफेसर इस शोर को पहली बार सुनकर इतना परेशान हुए कि घर के पीछे मौजूद पेड़ों के पास एक बड़ा सा डंडा लेकर पहुंच गए और सारे कीड़ों को चिड़िया मानकर उड़ाने की कोशिश करने लगे। विफल कोशिश और मनोरंजक कोशिश करने लगे। बाकी लोग उन्हें देखते मुस्कुराते रहे। हिंदी जापानी भाषा का शब्दकोश बनाने वाले प्रोफेसर अकीरा तकाशी जी ने बताया कि ये कीड़ा ज़मीन के नीचे ही अपनी अधिकांश ज़िंदगी गुजारता है। फिर मादा मिरवा से प्रणय करने के लिए अनेक वर्षों के बाद ऊपर आते हैं। फिर जो आवाज़ हम लोग सुनते हैं वो नर मिरवा के प्रतिक्रिया के आमंत्रण की आवाज़ है, यानी राग मिरवा प्रणय राग ही है। मज़ेदार बात यह है कि इस तेज कान फोड़ने वाली आवाज़ को करते समय नर मिरवा अपने कान बंद कर लेते हैं। ये आवाज़ लगभग 2 हफ्ते तक बदस्तूर चलती है। जापानी मानते हैं कि कोई माई का लाल इस राग मिरवा को रोक नहीं सकता है। हम भारतीयों को ये आवाज़ इतनी तेज़ परेशान करने वाली नहीं लगती है, इसलिए अपने लिए तो ये राग मिरवा है। मिलन के लिए की जाने वाली इस तेज़ आतुर आवाज़ को करने और फिर अगली पीढ़ी को जन्म देने के कुछ ही दिन तक मिरवा जीवित रहते हैं। अक्सर आवाज़ करते करते फटकर मर जाते हैं। इस फटने की आवाज़ को सेमी बम कहते हैं। मरे हुए मिरवों को मैंने सड़क पर पेड़ों के नीचे फटे हुए पड़े देखा है। यानी जीवन का सबसे सार्थक समय मेरे हिसाब से कोट। जीवन जीने के बाद मृत्यु उनका इंतज़ार करती है। जीवन और मृत्यु इतने आसपास रहते हैं, ज़मीन नहीं तो ज़मीन में सुप्त अवस्था में ये कीड़े 10-15 साल तक जीवित पड़े रहते हैं। जब ये शोर करते हैं तो लगता है जापान के पेड़ पौधों को आवाज़ मिल गई है। हम भारतीय संगीत और कुछ हद तक शोर पसंद भी माने जाते हैं, इसलिए मिरवों के शोर में मुझे संगीत सुनाई पड़ता है, जिसे मैं राग मिरवा कहता हूँ। इसलिए कभी आप जापान घूमने आएँ तो गर्मी और बरसात में राग मिरवा ज़रूर आकर सुनें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी पुस्तक मेरा जापान से जो अनुभव सुनाया और एक तरह से हमें थोड़ी देर के लिए जापान ले गए सर। वैसे भारत में रहते हुए जापान का अनुभव करना भी सौभाग्य की बात है। ज़ोरदार तालियों के साथ वेद प्रकाश जी का धन्यवाद आभार करते हैं सर। अब मैं आदरणीय वरुण कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा प्रणाम। बिना किसी भूमिका के मैं शुरू हो जाता हूँ। ये एक यात्रा संस्मरण है जो दक्षिण भारत वारंगल को घूमते हुए मैंने किया था। छोटा सा है। यहाँ कैसे आए? कोई काम था? नहीं, मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ। यहाँ? उनकी आंखों में हैरानी थी। यहाँ क्या है? मुझे काकतीय राजाओं के इतिहास के अवशेषों को देखने की उत्सुकता वारंगल खींच लाई थी, लेकिन यह देखकर झटका सा लगा कि अपने अतीत के प्रति यह शहर स्वयं कितना उदासीन है। काकतीय विजयनगर साम्राज्य से पूर्व एक अत्यंत समृद्ध और प्रतापी राजवंश था और कभी यह शहर उस राजवंश की राजधानी था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी के निकटवर्ती गोलकुंडा के खदानों से निकलकर पहले पहल काकतीय राजाओं के स्वामित्व में आया था। चलते समय मुझे भी वारंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं था। करीब 18 साल पहले नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में इस पर देखे गए एक कार्यक्रम से इसकी हल्की सी स्मृति थी और लगता था कि एक महत्वपूर्ण शहर है, यहाँ जाना चाहिए। काकतीय राजवंश, उसकी समृद्धि, कलात्मक ऊंचाई, सैन्य कुशलता के बारे में उसी कार्यक्रम में सुना था। तब मुझे आश्चर्य हुआ था कि मेरे बीए के इतिहास के पाठ्यक्रम में इसका कोई उल्लेख नहीं था, जबकि यह मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वारंगल ही क्यों, हम्पी का भी मुझे ज्ञान नहीं था, जिसके खंडरों में कुछ वर्ष पूर्व घूमते हुए मेरी आंखें भर आई थीं। वारंगल आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना में है। 13वीं सदी के आरंभ में काकतीयों के सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव ने अपनी राजधानी हन्नमकोंडा से ओरुगल्लू शहर स्थानांतरित की थी। यही ओरुगल्लू शब्द कालांतर में बदलता हुआ वारंगल बन गया। यहाँ के मंदिर अपनी बेजोड़ कला शिल्प के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का किला
शिल्प, स्थापत्य और सैन्य सुरक्षा का उत्कृष्ट नमूना है। जब मैं इस किले को देखने पहुंचा तो फाटक से अंदर जाने पर सिर्फ खंडहर दिखाई पड़ा। टुकड़े ही टुकड़े जमीन पर बिखरे, यहाँ वहाँ औंधे टेढ़े सीधे मूर्तियाँ, खंभे, दीवारों, मंडपों आदि के टुकड़े। किला और मंदिर कुछ नहीं बचा था, बस एक तोरण द्वार साबुत खड़ा था जिसे तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य प्रतीक के रूप में अपना लिया है। इतना तो दूर से ही दिख रहा था, टिकट में पैसे लगाने की क्या ज़रूरत थी। किले के इतिहास को भारतीय पर्यटन विभाग, इनक्रेडिबल इंडिया और तेलंगाना सरकार की वेबसाइटों पर जाकर ढूंढा तो सर्वत्र काकतीय राजाओं के शौर्य, पराक्रम, उनके उच्च कोटि के शासन, उनकी अद्वितीय वास्तुकला, विभिन्न धर्म संस्कृतियों को प्रश्रय देने की उदारता, किले की भव्यता, इसकी कलात्मक श्रेष्ठता का गुणगान मिला। लेकिन कहीं चर्चा नहीं थी कि 12वीं 13वीं शताब्दी में बना मात्र 1000 साल पुराना किला इस तरह टूटा कैसे। आशंका हुई कि कहीं यह भी हम्पी की तरह मुस्लिम शासकों की क्रूरता का शिकार तो नहीं हुआ। मैंने संभावनावश ही गूगल पर जाकर प्रश्न टाइप किया, हाउ वॉज द वारंगल फोर्ट डिस्ट्रॉयड। उत्तर में जो मिला उसने मुझे उद्वेलित कर दिया। इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के कई हमले हुए। 1310 से 1323 तक 5 हमले हुए। हर एक हमले में भयंकर मारकाट, अथाह लूट, अपमानजनक शर्तें। इतना नरसंहार हुआ 1323 का अंतिम हमले में कि उस समय वारंगल लगभग वीरान सा हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें पूरी तरह वारंगल को नेस्तनाबूद कर दिया। राजधानी के सुंदर मंदिर, शाही बाड़े, पानी के टैंक, महल, कृषि भूमि आदि को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। राज्य देवता चतुर्मुख लिंग स्वामी थे। इसके महान स्वयंभू शिव मंदिर के उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले। हमले के ब्यौरों को पढ़कर मन खिन्न हो गया। किले के मध्य में बिखरे टुकड़ों और खंडहर में उस काल की उत्कृष्ट पत्थर की कारीगरी, मूर्तिकला और शानदार स्थापत्य कला विस्मित कर देने वाली थी। निश्चय ही इतिहास सीधा चलने वाला नहीं होता, उसे विस्तार से जानना चाहिए और उसकी जटिलताओं को समझकर ही राय बनानी चाहिए। ठीक है, वह मुसलमान राजाओं के शासन विस्तार का समय था। युद्ध में क्रूरता और बर्बरता होती ही है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार की पर्यटन वेबसाइटों में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? क्या पर्यटक को सिर्फ इस किले के गौरव और निर्माण की भव्यता का पता होना चाहिए, इसके पतन और बर्बर विध्वंस की गाथा का नहीं? क्या इसलिए कि इससे यहाँ मौजूद किसी समुदाय पर धब्बा लगता है? सच को दबा कर रखना, उस क्रूरता और असहिष्णुता के सामने माथा टेकना है जो इस विध्वंस के मूल में थी, जो अब भी है, उसके फलसफे और हिदायतों में जड़ी हुई। संयोग से जब हम वहाँ घूम रहे थे तभी वहाँ दूर से अजान का स्वर शुरू हुआ, सदियों को लांघ कर आती हुई एक अनुस्मारक की तरह। देखो मैं हूँ, अल्लाहु अकबर, अशहदु लिल्लाह, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, एकमात्र वही पूजा के लायक है। अगर हम ताजमहल पर बढ़ चढ़ कर गर्व करते हैं तो हमें हम्पी, वारंगल आदि पर उसी तीव्रता से गुस्सा और अफसोस भी प्रकट करना चाहिए। अगर गंगा जमनी से हैं तो उन नरसंहारों और विध्वंसों को अंजाम देने वाली विचारधारा की भी चीरफाड़ होनी चाहिए। किले के टुकड़ों में इतना सौंदर्य था, ऐसी फिनिशिंग थी, ऐसी कल्पनाशीलता थी कि मन बार बार व्यथित होता रहा। आगे हजार स्तंभ मंदिर, रामप्पा मंदिर, भद्रकाली मंदिर आदि को देखते हुए भी वारंगल किले के भग्नावशेषों की छवि ही दिमाग में घूमती रही। ये मंदिर अत्यंत सुंदर एवं धार्मिक सांस्कृतिक आभा से आलोकित हैं, ये हजार स्तंभ, रामप्पा वगैरह। लेकिन यहाँ मुझे उसी खोने के एहसास यानी सेंस ऑफ लॉस ने घेरे रखा। उस भाव से छुटकारा दिलाया विस्मृतिग्रस्त शहर ने। वारंगल घूमते हुए न तो लोगों की बातों से और व्यवहार से और न ही वहाँ के मकानों, सड़कों, भूदृश्यों में इसका कोई एहसास होता था कि यह इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विरासत वाला शहर है। भवनों में कहीं काकतीय शिल्प की छाया न थी, उल्टे लोगों में यहाँ क्या है का उपेक्षा भाव। इस शहर के वर्तमान जीवन प्रवाह और शोर के बीच यह किला और मंदिर अतीत के सोए हुए द्वीप की तरह थे। चलो, अपने इतिहास के गर्व और पछतावों से अनजान होना भी अच्छा ही है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागो और रोवे। धन्यवाद। अद्भुत वरुण कुमार जी, आपने तेलंगाना के वरंगल शहर के बारे में बताया। मैं तेलंगाना से आता हूँ। ఓ ఓరగల్లు, ఓ ఏకశిలా నగరము, ఓ అద్భుతమా, కాకతీయులు కట్టించినటువంటి ఓ అద్భుత కట్టడము నిర్మాణమా, इतनी महान मतलब कि आपने
एक तरह से जो आपने इतिहास को जिस तरह से अपने संस्मरण रूप में आपने प्रस्तुत किया है सर, उसके लिए हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। वरुण कुमार जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने इसको काट कर बहुत छोटा कर दिया, जी जी पर ये तो बहुत छोटा सा था। एक दूसरा फिर भाग और लिखा जिसमें उसके घूमने की चर्चा थी। इसको मैंने फेसबुक पर पढ़ा था सर डिटेल में, आपने फेसबुक पर भी इसको पोस्ट किया है आपने। जी जी। अब मैं आदरणीय अर्चना पेनेली जी से निवेदन करता हूँ कि नव वर्ष की बधाई। मेरी ये कहानी उसका 80वां जन्मदिन गगनाचरण में प्रकाशित हुई थी। 3,500 शब्दों की कहानी थी। सुनीता पाहुजा जी ने कहा, जिसके लिए मुझे 20-25 मिनट लगने थे, सुनीता पाहुजा जी ने कहा 10 मिनट में करो, तो उसे छोटा क्या। अब सुरेश जी कह रहे 5 मिनट में कहो, तो समझ में नहीं आ रहा क्या काटूं क्या बोलूं। खैर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। रेणुका जब उठी, सुबह उठी तो सब कुछ वैसा ही था, वही कमरा, वही खिड़की, वही ठंडी बयार, मगर भीतर कुछ अलग था। आज वह 80 साल की हो गई है। वह उसने हल्के से मुस्कुराकर खुद से कहा। फिर वही सवाल मन में उभरा, अब कितना समय बचा है, 5 साल, 10 या शायद अगले ही पल। उसे अपने अपार्टमेंट के वो बुजुर्ग याद आ गए जो अकेले मर गए थे। किसी की लाश दिनों बाद मिली, किसी की बदबू से। उसकी प्रिय पड़ोसन हैनरेटा पार्क में रोज़ दिखती थी और एक दिन हमेशा के लिए गायब हो गई। क्या मेरा भी अंत ऐसा ही होगा? नहीं, उसने खुद को झटका। आज मौत नहीं, जिंदगी के बारे में सोचने का दिन है। खिड़की से सूरज झांक रहा था। उसने गहरी सांस ली। जब तक सांसें हैं, जिंदगी को जीना है। ड्राइंग रूम में प्रमोद कंप्यूटर पर बैठे थे। उसे देखते हुए मुस्कुराए, कुर्सी से उठे और प्यार से बोले, जन्मदिन मुबारक। 80वां जन्मदिन कहकर उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। रेणुका हल्की से झिझक गई। इस पक्की उम्र में भी यह अपनापन, यह स्नेह, उसके चेहरे पर अनायासी लाज की हल्की लकीर खिंच गई। और तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट, प्रमोद ने 2 रंगीन पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। रेणुका ने उत्सुकता से गिफ्ट खोले। एक में बड़े प्रिंट वाली डिजिटल घड़ी थी, साफ साफ समय दिखे, और दूसरे में इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड, जोड़ों के दर्द से राहत के लिए। उसने नाक सिकोड़ी। मैंने तो भाई सोने की चेन मांगी थी, एक लंबी सी चेन जो आसानी से गले में पहन उतार सकूं। प्रमोद हंसे, इतना ही ज्वेलरी तुम्हारे लॉकर में है, इस उम्र में और क्या करोगी? चलो अगले जन्मदिन में दे दूंगा। अगला जन्मदिन? रेणुका बुदबुदाई। पता नहीं तब तक जिंदा रहूं या नहीं। अरे, प्रमोद ने चुटकी ली। इतना खाने पीने और पहनने का शौक रखती हो, खूब जियोगी। दोनों हंस पड़े। सच जिंदगी की असली चमक इन्हीं हंसी ठिठोली में थी। सुबह की दिनचर्या वैसी रही। गर्म पानी, तुलसी, नींबू। रेणुका ने हल्का हलवा बनाया, थोड़ा ज़्यादा बनाना। प्रमोद बोले, भाई तुम्हारा माइलस्टोन बर्थडे है। पूजा योग के बाद उसने मोबाइल देखा, कोई बर्थडे मैसेज नहीं। अजीब जमाना है, वह बुदबुदाई। कंपनियां याद रखती है और अपने लोग भूल जाते हैं। बच्चों के फ़ोन तो रात में आने थे, एक अमेरिका में, दूसरा कनाडा में। समय का चक्र, जैसे उन्होंने पहले अपने माता पिता को भारत में छोड़ा और वैसे ही उनके बच्चे उन्हें डेनमार्क में छोड़कर नॉर्थ अमेरिका चले गए। जिंदगी को अपने ढंग से बहने देना चाहिए, उसने खुद से कहा। आज उसका जन्मदिन है, वो खुद मनाएगी। वह नीचे फीटेक सुपर मार्केट जाकर खुद के लिए कॉफ़ी और केक खरीदेगी। यह खुशी किसी और पर नहीं छोड़ी जा सकती। प्रमोद काम पर डूबे थे। चलो ना मेरे साथ, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे ज़रूरी काम है, तुम जाओ। बिना देखे उन्होंने जवाब दिया। रेणुका निकल गई। उसे बुजुर्गों की अपनी टोली में गई। एनेटा, बेंटे, लोरा। व्हीलचेयर में जॉर्गन अपनी पत्नी को ले आए। इसाबेला वाकर के सारे वहाँ पहुँच गई। जब वह जवान थी तो बुढ़ों के पास से शान से निकल जाती थी। सोचा नहीं था कभी वो भी इनकी टोली में बैठेगी। उम्र के साथ रंग, देश, भाषा सब धुंधले हो जाते हैं। सिर्फ एक बात मायने रखती है, हम एक ही पीढ़ी के हैं। कैफ़े में बातचीत शुरू हुई। दर्द, बच्चे, नाती पोते, बीती जिंदगी। तभी फ़ोन बजा। भारत से बहनों के बधाई संदेश, फिर स्थानीय दोस्तों के। ये डेनिश में डी या मीन फ्यूसर्स डे। रेणुका मुस्कुराई, सबने तालियां बजाई।
कैफे की लड़की के वे रोज के ग्राहक थे। जैसे उसे पता चला तुरंत केक ले आई। डेनिस जन्मदिन में गीत गूंज उठा, ई डे देयर आर रेणुकास फूसल्स डे, हुर्रा हुर्रा हुर्रा। केक काटते समय रेणुका की आंखें भर गई। यही उसका संसार था। घर लौटी तो प्रमोद से पहले बोली, मैंने तो फिटेक्स में अपना जन्म केक और कैफे खा लिया। प्रमोद बोले, अच्छा मन गया तुम्हारा जन्मदिन, आप नहीं आए? उसने हल्की शिकायत में पूछा, तुमने पता नहीं किन किन लोगों से दोस्ती कर रखी, अब मेरे से नहीं झेले जाते तुम्हारे दोस्त। चलो थोड़ा टहल आती हूँ, वह बोली और टहलने के लिए चली गई। ठंडी हवा के हल्के झोंके उसके चेहरे पर छूते हुए मानो उसे अतीत की गलियों में वापस ले जा रहे थे। चलते चलते वे अपनी बीती जिंदगी पर मनन करने लगी। एक आत्मचिंतन, एक सफ़र जो 20 से 80 की दहलीज तक का था। 20 से 30 का दशक रेणुका ने भारत में बिताया। पढ़ाई पूरी की, प्रमोद से विवाह हुआ, गृहस्थी संभाली और 2 बच्चों के आने से उसकी दुनिया और रंगीन हो गई। 32 की उम्र में वह परिवार सहित डेनमार्क चली गई। प्रमोद को वहाँ नौकरी मिली। बच्चे तब 9-5 साल के थे। नया देश, नई भाषा, नई संस्कृति, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। 30 से 40 का दौर और सीख का समय रहा। 50 से 60 के बीच जीवन सबसे संतोषजनक रहा। मेहनत रंग ले आई, आर्थिक स्थिरता आई, घर खरीदा, निवेश हुए। बच्चे उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर चले गए। जब वे उनके दीक्षांत समारोह में बच्चों को उपाधि लेते देख रेणुका के आंखें भर गई, गर्व से वो भर गई। उसने कहा, माँ होने का असली जो वो गर्व है, जो सफलता है, वो बच्चों की सफलता में है। फिर बच्चों के जीवन में उनके साथी आए। देहरादून में जाकर धूमधाम से शादियाँ करी। वे नाना नानी, दादा दादी बन गए। 60 से 70 के दशक एक नई शुरुआत हुई। रेणुका 65 में रिटायर हो गई। प्रमोद ने 70 साल तक जॉब किया। सेवानिवृत्ति के बाद दोनों सक्रिय रहे, यात्राएं कई। अब 80 में शरीर थकता है पर आत्मा अब भी जवान है। बड़े घर का सन्नाटा ऐसा ही हो गया है। विचारों से बाहर आई, घर पहुंच गई थी। घर के सामने टैक्सी रुकी, उससे उतरे चेहरे जाने पहचाने थे। हैप्पी बर्थडे माँ, अनूप ने से गले लगाया। पोती पोती उसे लिपट गई। रेणुका रो पड़ी। सरप्राइज माँ, बहू बोली। जब घर आए तो प्रमोद रसोई में लगे थे। शाम को सिम्मी भी आ रही उन्होंने कहा। घर फिर से जिंदा हो उठा। शाम को वो सज धज कर रेस्टोरेंट पहुँचे। वहाँ पर वो ठिठक गई। सभी उसके भारतीय मित्र पहले से मौजूद थे। कुछ डेनिश मित्र भी थे जो उसके वर्षों के सुख दुख के साथी थे। अचानक 3 भाषाओं में स्वर गूंज उठा, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक, टिल्लू का। रेणुका ने चकित होकर पति और बच्चों की तरफ देखा। कब से ये सब चल रहा है? सपना हंस पड़ी। 4 महीने से प्रमोद जी आपके 80वें जन्मदिन के लिए ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। केक कटा, तालियां बजी और बार बार ये दिन आए गाया गया। दोस्तों और परिवार को मुस्कुराते हुए रेणुका की आंखें भर आई। 80 बसंत के बाद भी जिंदगी क्या इतनी खूबसूरत हो सकती है? धन्यवाद बस हो मैडम जी जी। और भी है पर यही कर। नहीं बहुत 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 धन्यवाद मैडम। आपने जीवन दर्शन से सुंदर बहुत अच्छी कहानी का अंश सुनाया मैडम। बहुत मुश्किल हो गया था इतना छोटा करना, ये बता। आपका इतना छोटा इतना यहाँ के सीधे साधे लोग भी सीधी सादी बात कवित्व या कहावतों के छौंक के साथ बड़ी ठसक से कहते हैं। लॉकडाउन से कुछ दिन पूर्व मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने ललितपुर गया तो मेरे संबंधी से अपने शहर की प्रशंसा कुछ यूँ सुनी कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर न छोड़िए जब तक मिले उधार। सुनकर मैं खुश हो गया। इस कहावत को बोल पढ़कर ललितपुर के लोग तो सदा प्रसन्न हैं ही, फिर भी कुछ लोग बुरा मान सकते हैं। वे भाई और बहन बिल्कुल बुरा ना माने, क्योंकि इससे पूर्व भी हमारे महान दार्शनिक चारवाक यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की घोषणा कर चुके थे। ऐसा कहकर कहावतकार ने अकर्मण्यता को वैधानिकता का आभूषण नहीं पहनाया, अपितु सुख से जीवन जीने के रहस्य का उद्घाटन भी कर दिया। गाय पालन हमारे देश में सदियों से होता रहा है। श्री कृष्ण भी गोपालक थे, अतः खाने के लिए घृत की कमी तो शायद कभी नहीं रही होगी। और करोड़ों अरबों के ऋण तो आजकल चुटकी बजाते ही माफ़ हो जाते हैं, बस आप दाएं भाग वाले बने रहें। इस श्लोक के संदेश में थोड़ा आराम तलबी है, मस्ती है, फिर भी क्यों ना हो। जब संत मलुकदास ने यह घोषणा कर दी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कालिदास भी जब विद्वानों को मिले तो वो आराम से जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। महाकवि तो बाद में बने। अतीत में भारतीय संतों और दार्शनिकों ने निष्क्रियता का इतना गुणगान कर दिया, तब तो आराम हराम है कहने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निश्चित रूप से विक्षिप्तता से प्रभावित रहे होंगे। अतः निष्क्रियता अथवा आराम की अवधारणा का विस्तार साहित्य सृजन में भी होना ही था। संत मलुकदास और चारवाक के प्रतिपादित अघोषित या घोषित सिद्धांत का पालन करते हुए अनेक मूर्धन्य व्यंग्यकारों ने दशकों से कोई सार्थक सृजन नहीं किया और बड़े मज़े से अपने सोफे पर आराम फरमा रहे हैं। मज़े की बात तो यह है कि उनमें से कई तो आज शिखर पर बने हुए हैं। वैसे मेरी उनसे कोई निजी शिकायत नहीं है, फिर भी मेरा उनको नितांत सुझाव देना बनता है कि भविष्य में हिंदी के प्रथम व्यंग्यकार कबीर को फॉलो करते हुए मसी कागज छुए और कलम गहे नहीं हाथ का अनुसरण करते हुए भी कुछ व्यंग लेखन न करें। ऐसा करना उनके निजी हित में भी है, क्योंकि मुझे पता चला है कि एक संस्था ने ऐसे व्यंग्यकारों को चेतावनी सम्मान देने की घोषणा की है। इससे उन्हें कोई जुगाड़ बैठाने या किसी के चरण चुंबन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में इस अज्ञात संस्था से मुझे एक ईमेल आज ही प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार चेतावनी सम्मान के लिए आवेदन प्राप्त करने का जिम्मा मुझे दिया गया है। इसका मुझे कोई कारण तो नज़र नहीं आया। मैं तो खुद इस सम्मान हेतु आवेदन करने की सोच रहा था, लेकिन अब तो मेरा पत्ता कट गया। मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की सुगंध आ रही है। व्यंग्यकार इस बात से आश्वस्त रहें कि चेतावनी सम्मान किसी पानपीठ या रजवाड़ा साहित्य अकादमी के पुरस्कारों से कमतर नहीं होंगे। इनके मेडल के डिज़ाइन का आदेश देश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार को दिया जा चुका है, कलाकार को दिया जा चुका है। पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक व्यंग्यकार को विगत 20 वर्षों से निरंतर व्यंग्य न लिखने की मात्र 5 पाठकों से अनुशंसा का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। सबसे अच्छी बात इस विषय में यह होगी कि व्यंग्यकार इस सम्मान को अपने गले में अच्छे दिनों की तरह शान से पहन सकेंगे और सरकारी रैलियों में भाग ले सकेंगे, जहां इन्हें मेहनताने के साथ शुक्राना भी मिलेगा। इस पुरस्कार के चयन हेतु देश के प्रतिष्ठित ठलुआ साहित्यकार होंगे जिन्होंने स्वयं गत 25 वर्षों से कोई व्यंग्य नहीं लिखा है। हम आपकी प्रविष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आयोजकों ने इस सम्मानों के आवेदन हेतु अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2999 निर्धारित की है। जय चारवाक, जय मलुकदास। बहुत शानदार, बहुत शानदार। रामकिशोर उपाध्याय जी ने साहित्य गलियारों की जो विसंगतियाँ है उस पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। एक बार जोरदार तालियों से रामकिशोर उपाध्याय जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं आदरणीय निर्देश निधि जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया वे पाठ वाचन करें। संक्षेप में बता रही हूँ। विश्व युद्ध में परमाणु बमों और अन्य प्रदूषणों के कारण ओजोन परत बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है। सूर्य का विकिरण इंसानी जीवन पर भारी है। दिन के समय घरों से बाहर निकलना लगभग असंभव, लगभग क्या संभव ही नहीं है। लोगों को रात में कार्य करने की व्यवस्था है। ये बहुत संक्षेप में मैं बता रही हूँ। जन्म के समय बच्चों को विषाक्त वातावरण से बचाने के लिए नैनोवाट्स दिए जाते हैं। मस्तिष्क में मेमोरी चिप लगाई जाती है, एक आईडी चिप, हियरिंग डिवाइस, कॉर्निया प्रोटेक्टिव लेंस, दिल में पंपिंग डिवाइस आदि लगाई जाती है। अन्यथा मनुष्य जी नहीं सकता। उसकी भावनाएं तो पूरी तरह मर ही चुकी हैं। धरती पर कुछ ही लोग शेष बचे हैं, या तो वो वैज्ञानिक रहे या तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो धरती के लोग थे जो बंकरों में पड़े रह सके वो ही बचे हैं। पूरे शहर में अभी क्या है कि सरकारें प्रयोगशाला में बच्चों का निर्माण कराती हैं। पूरे शहर में एक वैन ऐसा बच्चा है जिसका नाम वैन है। वो एक ऐसा बच्चा है जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, पर उसे अपने पिता का नहीं पता, क्योंकि उसके जन्म के लिए राष्ट्रीय स्पर्म लैब का सहारा लिया गया है। पृथ्वी चूँकि ख़त्म हो चुकी है, कोई वेजिटेशन नहीं बचा है विकिरण के कारण, वर्षा एसिड रेन होती रहती है, तो शेष विहार नाम से पुरानी धरती का एक बहुत बड़ा 10-12 किलोमीटर का एक मॉडल बनाया गया है। वहाँ पेड़ पौधे, सोलर पावर से चलने वाले पशु पक्षी आदि बनाए गए हैं। आज वैन और उसकी माँ दोनों से देखने जा रहे हैं। शाम हो चुकी है, क्योंकि दिन में तो निकल ही नहीं सकते, तो शाम हो चुकी है। वैन की माँ उससे कह रही है, वैन उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। खैर वो दोनों तैयार हो गए। इसे मैं काट देती हूँ। वैन और उसकी माँ दोनों ने जी भरकर शेष विहार देखा है। हरियाली धरती का अप्रतिम रूप
उनके मन पर छप सा गया है। अब धरती का रूप भयानक हो जाने के कारण उन्हें गहरा दुख हुआ है। सुबह होने से पहले ही वे दोनों शेष विहार यानी पुरानी धरती का वह मॉडल देखकर वापस लौट रहे हैं। वे दोनों अपने अपने कैप्सूल में बैठकर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के माध्यम से बातें करते हुए चल रहे हैं। वैन को पृथ्वी के अतीत का यह मॉडल बहुत अच्छा लगा है। उसे देखकर वैन को अपने पूर्वजों में बहुत अधिक क्रोध आ रहा है। वो कह रहा है वो सब मूर्ख थे क्या जो उन्होंने इतनी सुंदर धरती का विनाश कर डाला। वे अभी थोड़ी ही दूर चले हैं, भावनाएं मर चुकी हैं, आप लोग याद रखिएगा। वे अभी थोड़ी ही दूर चले हैं कि वैन की माँ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। शायद उसकी कैप्सूल से ऑक्सीजन लीक कर रही है, सामान्यतः जिसकी आशंका ना के बराबर होती है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना घट रही है। माँ ने बेटे से कहा, वैन शायद मेरी फ्लाइंग कैप्सूल से ऑक्सीजन लीक कर रही है, तो मैं क्या करूँ? अब क्या हो सकता है? ये तो चलते वक्त चेक करना चाहिए था ना आपको। मैं ऑक्सीजन सप्लायर कंपनी को सूचित कर देता हूँ, वे स्वयं आकर आपके कैप्सूल की लोकेशन देखकर आपकी मदद करेगी। तब तक आप अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो, और क्या कर सकते हैं? बेटे ने कहा, हाँ पहन तो लिया, लेकिन शायद यह भी ठीक से काम नहीं कर रहा है वैन। माँ ने उखड़ती सांसों के साथ उत्तर दिया है। आपने चलते वक्त ये सब चेक नहीं किया था क्या? वैन थोड़ा झुंझला कर बोला है। सब किया था वैन, जल्दी कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है। माँ ने बेचैन होकर बेटे को पुकारा है। माँ मैं और क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं? ऑक्सीजन सप्लायर कंपनी को फ़ोन करने के सिवा, और वो मैंने कर दिया है। वैन हम दोनों एक ही कैप्सूल में जा सकते हैं, तुम मुझे भी अपने साथ ले लो। माँ को मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए उसने घबरा कर बेटे से याचना की है। नहीं माँ, यह तो नहीं हो सकता। क्या आप नहीं जानती कि ये कैप्सूल मेरे वजन के हिसाब से डिज़ाइंड है? हाँ जानती हूँ, पर माँ के अगले शब्द उसकी सांसों की तेज धौंकनी में खो गए हैं। जानती हैं तो ये भी जानती होंगी ना कि कैपेसिटी से अधिक वजन लेकर उड़ने पर इसमें भी कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ ही सकती है। इसकी भी ऑक्सीजन लीक हो सकती है। मास्क कितनी देर काम दे पाएगा माँ? लीक नहीं होगी वैन, ले लो मुझे भी साथ, वह घुटती हुई आवाज़ के साथ बोल रही है। नहीं माँ, मैं अपने जीवन का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने गैस सप्लायर कंपनी को सूचित कर दिया है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, उसकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है वैन? खांसते दम घुटे हुए स्वर में माँ ने तड़प कर बेटे से शिकायत की है। प्रैक्टिकल बनो माँ, मैं यहाँ खड़े रहकर भी क्या कर सकूँगा, अपना भी जीवन खो देने के सिवा। मैं मर रही हूँ वैन, मत जाओ। मैं पिछले 10 मिनटों से यहीं खड़ा हूँ आपकी वजह से, अब और नहीं रोक सकता। सॉरी माँ। जिस समाज में कोई स्त्री अपनी कोख से बच्चे जन्म देने की सोच भी नहीं सकती, इस समाज में उसने इस बच्चे को यह सोचकर जन्म दिया था कि उसमें थोड़ी तो माँ के लिए भावनाएं होंगी, संवेदनाएं होंगी, परंतु नहीं, ऐसी कोई संवेदना, कोई प्यार उसमें पैदा नहीं हो सका है। वैज्ञानिकों ने कहा तो था कि होने की संभावना है, परंतु ना के बराबर। जन्मते समय दूसरी चीज़ों के साथ भी किसी एक चिप में प्रेम, करुणा, सहानुभूति या भावना की डोज को भी स्थान देना चाहिए था, जो कि संभव नहीं था। जिस तरह सूरज की विषाक्त किरणों ने धरती के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवरों और असंख्य मनुष्यों को मार डाला, उसी तरह उसने मानव मस्तिष्क के प्रेम और करुणा वाले सभी रसायनों को भी सूख लिया है। यह सोचते सोचते वह अपनी अंतिम सांस ले रही है। मैं समय हाथ बांधे खड़ा हूँ, विवश और व्यथित। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं आशा करती हूँ कि, इच्छा करती हूँ कि यह कहानी कभी भी सच ना हो। धन्यवाद। बहुत शानदार कहानी मैडम। आपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए साइंस फिक्शन की जो कहानी आपने सुनाई, एक तरह की चेतावनी थी, और साथ ही साथ जो आपने अंतिम निवेदन किया वो आपके मार्मिक कोण को भी दर्शाता है। मैं हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी से निवेदन करता हूँ कि ज़ोरदार तालियों के साथ हम निर्देश जी का धन्यवाद करते हैं। अब मैं आदरणीय शैलेंद्र अस्थाना जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने किसी गति। और सबको मेरा आभार कि आप लोग सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और सुन रहे हैं। मेरे इस आलेख का बड़ा था, लेकिन मैंने इसको बहुत छोटा किया है कि हिंदी का सफ़र, हिंदी साहित्य का सफ़र और संकट। संस्कृति भिन्नताओं में जीने की कला है। संस्कृति विभिन्नताओं में जीने की कला है, जीवन तथा समाज को समझने का प्रयास है। कला और साहित्य का उद्देश्य एक बेहतर मनुष्य, बेहतर समाज को बनाना होता है। कला और साहित्य हमारे मन को झकझोरते हैं, हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाते हैं, व्यष्टि को समष्टि की ओर ले जाते हैं और समाज से जुड़ने की चाह पैदा करते हैं। हिंदी भाषा की विशेषता यह है कि वह कई बोलियों, भाषाओं के अंतर्मिलन से विकसित हुई है।
भारत तथा पड़ोसी देशों की शायद ही कोई भाषा हो जिसके शब्द और प्रभावों को हिंदी ने ग्रहण नहीं किया हो। इसके शब्द भंडार में उत्तर दक्षिण के भाषाओं के शब्द अपने मूल रूप या बदले हुए रूप में उपस्थित हैं। हिंदी कहीं कहीं स्थानीय भाषाओं के एक्सेंट तथा प्रभाव को ग्रहण कर उस क्षेत्र की विशेष शैली वाली हिंदी बनती है, जैसे हैदराबादी हिंदी, मुंबईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, लखनवी हिंदी, हरियाणवी हिंदी आदि आदि। हिंदी का यह लचीलापन उसे न केवल सीखने बोलने में सुविधाजनक बनाता है बल्कि व्यापक क्षेत्र के लिए ग्रहणीय भी बनाता है। हिंदी साहित्य का अर्थ केवल उस भाषा का साहित्य नहीं जिसे हम आज बोलते लिखते हैं, वरन इसमें अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेलखंडी, राजस्थानी आदि भाषाओं का साहित्य भी शामिल है। आज हम जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी का परिमार्जित और मानकीकृत रूप है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान अन्य भाषाओं के साहित्य की तरह हिंदी साहित्य ने भी लोगों में चेतना जगाई और आंदोलनकारियों का उत्साहवर्धन किया। साहित्य में प्रमुखतः दो धाराएं चलती रही हैं। एक जीवन उन्मुखी धारा जो जीवन को यथार्थ को प्रतिबिंबित करती है, जीवन तथा समाज के अंतर्विरोधों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है और जीवन के लिए होती है। दूसरी भाववादी कलावादी धारा जो कला के लिए, साहित्य के लिए विचार का अनुसरण करती है। हिंदी साहित्य आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन के साथ और विकसित और विस्तारित हुए। विश्व में हो रहे साहित्य, कला और राजनीति के विभिन्न आंदोलनों के प्रभाव भी साहित्य और साहित्यकार ग्रहण करते रहे हैं। यह हिंदी की एक जीवंत और स्पंदनशील भाषा होने का प्रमाण है। आज़ादी की लड़ाई में साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं का उद्देश्य आज़ादी की प्राप्ति कहा था। आज़ादी के बारे में उनकी समझ बिल्कुल साफ थी। उनका कहना था कि मुझे वह आज़ादी नहीं चाहिए जहाँ टोप की जगह टोपी हो और जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। आज का साहित्यकार समय और समाज से रूबरू है, इसे गहराई से देख रहा है, अपने रचना के प्रति गंभीर और जागरूक है तथा उसकी दृष्टि यथार्थवादी और प्रगतिशील है। हिंदी में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, ढेर सारी पुस्तकें भी छप रही हैं, किंतु सार्थक रचनाएं वे हैं जो पाठक की चेतना का उन्नयन करती हैं, विचारों को गहराई तक ले जाती हैं, उनके समक्ष समझ का विस्तार करती हैं, उन्हें विवेकशील बनाती हैं, उनमें ऊर्जा और उत्साह भरती हैं। प्रेमचंद ने आज से लगभग 100 साल पहले कहा था कि साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, जो हमारे अंदर बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं जगाए। कुछ साहित्यकार यह सोचते हैं कि साहित्य राजनीति से परे होता है और साहित्यकार का काम मनुष्य के मनोभावों को उकेरने तथा समाज को स्थूल रूप में प्रतिबिंबित करना मात्र है। यह छलावा ही नहीं, मूर्खतापूर्ण अवधारणा भी है। यदि साहित्य में जीवन की उपस्थिति है तो समाज का प्रतिबिंब है तो वहाँ राजनीति भी उपस्थित होगी। साहित्य अपने आप में एक विचार होता है और विचार स्वयं राजनीति होती है। कुछ साहित्यकारों में एक और भ्रामक धारणा का प्रचलन दिखता है। वे कहते हैं कि जब समाज में कोई बड़ी हलचल नहीं, कोई प्रभावशाली आंदोलन नहीं है तो साहित्य भी एक ठहराव और ठंडेपन की स्थिति में रहेगा। वे प्रेमचंद की उस उक्ति को भूल जाते हैं जहां वे कहते हैं कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज़ नहीं बल्कि आगे मशाल दिखाती चलने वाली सच्चाई है। साहित्यकार का कार्य वस्तुतः समाज के मन मस्तिष्क को संवेदनशील और उर्वर बनाना है, जहां नए विचार, नई कल्पना उग सके। हाँ, एक बात यह जोड़ा जा सकता है कि आंदोलन, परिवेश की हलचलें और विचारों का प्रसार रचनाकारों को प्रभावित, संवेदित और उत्साहित कर देते हैं। साहित्यकारों के सामने आज कई दुश्वारियां हैं, उनसे जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कठिन हो सकती है, उनका दायरा सिमट सकता है, किंतु लेखक इस विषम परिस्थिति में भी लिख रहा है। यह समय और समाज की ज़रूरत है। इसके लिए तरीके लेखक को स्वयं ढूंढनी होगी। अंधेरे दौर में लिखे जाएंगे सबसे सूक्ष्म अक्षर मेरी कविता की पंक्तियाँ हैं। लेखकों के सामने एक और कठिनाई है छपने की और पाठकों के पास पहुँचने की। प्रिंटिंग महंगी हो गई है। पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की कीमत
बढ़ जाने से सामान्य जन की पहुंच के बाहर हो गई है। बड़ी पत्रिकाएं या व्यावसायिक पत्रिकाएं वही छापती हैं जो उनके व्यावसायिक हित में होती हैं। पुरस्कार, सम्मान और पद का प्रलोभन किसी किसी साहित्यकार को भ्रमित कर देते हैं। वे अपना रचना के प्रति ईमानदार तथा रचना के उद्देश्य से भटक जाते हैं। कैफी आजमी की ये पंक्तियाँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि सिर्फ खार ही नहीं, गुल को भी मसलना है तुम्हें, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुम्हें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार शैलेंद्र अस्थाना जी ने, आपने हिंदी साहित्य के अंश को सुनाकर उन्होंने। अब मैं आदरणीय डॉक्टर अरुणा अजीत सरिया जी से निवेदन करना चाहता हूँ। ये कोविड काल में प्रौद्योगिकी के सम्मिश्रण से एक नई विधा ने जन्म लिया और मेरी इस पुस्तक का बीजारोपण भी उसी के साथ हुआ था। उस समय प्रत्यक्ष संवाद की कोई संभावना नहीं थी। हम लोग सब अपने अपने घरों में बंदी थे और बंदी होने का एक लाभ ये था कि सबके पास समय ही समय था और जो किताबें मैंने अपने बुक शेल्फ पे उठा के रखी थी पढ़ने के लिए, कभी समय मिलने से पढ़ूंगी, वो सारी किताबें एक के बाद एक पढ़ने का मुझे समय मिला। ऐसे में मैं जब दिव्या माथुर जी के उपन्यास शाम भर बातें की समीक्षा लिख रही थी तो मुझे लगा कि उसके बाद फिर इतनी उत्सुकता हुई कि मैंने उनकी ढेर सारी कहानियाँ पढ़ डाली और उस पढ़ने के साथ ही जिज्ञासा हुई कि इनकी रचना प्रक्रिया के बारे में कैसे जानूं। मैंने दिव्या जी को वातायन की एक गोष्ठी के बीच में ही उनको एक ईमेल भेजा कि दिव्या जी, मैं आपका साक्षात्कार लेना चाहती हूँ, क्या सोचती हैं? तो उनका तुरंत जवाब आया, बिल्कुल। और यहाँ से उस पुस्तक का बीजारोपण हुआ। हर सप्ताह मैं उनको ईमेल करके एक प्रश्न भेजती और फिर वो विस्तार से उसका उत्तर लिखती। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और एक दिन अचानक फिर दिव्या जी ने कहा कि अरे ये तो लगता है कि एक पुस्तक ही बन गई है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, इतने समृद्ध अनुभव उन्होंने मेरे को भेजे हैं, उनको केवल अपने तक सीमित रखना बहुत स्वार्थीपन होगा। इस बीच दिव्या जी के किसी शोध करती कोई, मेरे ख्याल से दिल्ली विश्वविद्यालय की कोई थी छात्रा, जो कि उनके उपन्यासों पर उनका एक ही उपन्यास तब तक निकला था, उस पर शोध कर रही थी। उनका पत्र आया मेरे पास कि आप उनकी उपन्यास का आपने जो समीक्षा लिखी है उससे मुझे लगता है कि आप उनको ठीक से जानती हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगी। तो फिर मेरी ये धारणा और पक्की हो गई कि ज़रूर जितने भी शोधकर्ता हैं उनको भी इस पुस्तक से लाभान्वित करवाना चाहिए। तो इस तरह से ये पुस्तक शुरू हुई। तो ये तो है पुस्तक की भूमिका। तो इसका पहला भाग जो है ये हमारे प्रश्नोत्तर का भाग है, जो कि मुझे लगता है करीब 150 पृष्ठों तक चला है। तो उसको नहीं पढ़ के, क्योंकि आज सुबह मुझे एक बात बहुत अखरी, कहा गया कि लेखक अपने ही आलोचना कर लेते हैं, हिंदी में आलोचकों की कमी है। तो मुझे लगा कि शायद आलोचकों को पढ़ने वालों की कमी है और लोग साहित्य तो पढ़ते हैं लेकिन आलोचना को दरकिनार कर देते हैं। तो मुझे लगा कि आज अलग अलग विधा की चीज़ें पढ़ी गई हैं, तो मैं आलोचना का ही एक अंश पढ़ती हूँ जो कि मैंने उनके उपन्यासों के बारे में लिखा है। और समय कम है, नहीं तो मैं उनकी जो प्रश्नोत्तर है वो भी बहुत ही रोचक है, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए तो आपका दिन है ना? जी कल के लिए उसको छोड़ देती हूँ। तो ये जहाँ लास्ट में जो समीक्षा का है, ये सारे के सारे जो पृष्ठ हैं ये सारे, छोटा सा अंश पढ़ दीजिए। नहीं, मैं छोटा सा समीक्षा का ही एक अंश पढ़ देती हूँ। बिल्कुल पीछे है, सॉरी, मुझे पहले ही निकाल लेना चाहिए था। सॉरी, मैं सबको वेट करवा रही हूँ। आज बहुत उदास था। आज उसकी बिटिया ने अपने 18वें वर्ष में प्रवेश किया था। जो मौका खुशी का था, राम सेवक के लिए वही मौका उदासी भरा महसूस होने लगा था। अनमने मन से राम सेवक बाजार के
उसी नुक्कड़ पर आकर बैठ गया जहां पर वह पिछले 15 बरस से भीख मांग रहा था। 17 बरस पहले का वह मंजर उसे साफ याद था, जब एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो देने के बाद वह पहली बार घर लौटा था। उसने महसूस किया कि सभी दोस्तों, रिश्तेदारों की शूल सी निगाहें स्पष्ट कह रही थीं कि हमसे उम्मीद मत रखना। चिंतित था राम सेवक, आखिर क्यों न हो, कौन करेगा उसकी पुत्री से विवाह? एक भिखारी की पुत्री से कोई वैसे भी विवाह करता है कहीं? अंकित बहुत खुश था अपनी स्नातक की डिग्री पाकर। उसके सपने अब वजूद में आने को तैयार बैठे थे। वह शहर जाएगा, एक अच्छी सी नौकरी करेगा, अपने पिता का कर्ज उतारेगा, उसके पिता अपनी ज़मीन साहूकार से वापस लेंगे, एक बार फिर से उनकी खेती लहलहा उठेगी। पर यह तो 2 साल पहले की बात थी। वस्तुस्थिति उसके विपरीत थी। पिछले 2 सालों में अंकित ने किसी तरह छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा किया था। अपने पिता को वह कुछ भी आर्थिक मदद नहीं कर पाया था, बस जैसे तैसे रोटी पानी के पैसे ही भेज पाता था। 2 वर्षों में उसका मुखमंडल और वस्त्र दोनों ही आभाहीन हो चुके थे। दूर से देखने पर वह कोई भिखारी सा प्रतीत होता था। आज भी एक और साक्षात्कार में विफल रहने पर बहुत उदास, पता नहीं कब राम सेवक के भीख मांगने वाले ठिये के पास आकर बैठ गया, अपने ही धुन में, अपने ही विचारों में लीन। राम सेवक ने अंकित को गौर से देखा और सोचने लगा, ये कौन सी नई समस्या आ गई। एक तो पहले से ही परेशान और दूसरी तरफ से ये नया भिखारी, उसी जगह उसी बाजार के नुक्कड़ पर। पुत्री की चिंता तो पहले से ही थी, अब एक और चिंता आय भी बढ़ जाएगी एक नए भिखारी के साथ। परंतु यह क्या, अचानक ही राम सेवक का चेहरा चमक उठा। उसने एक बार गौर से अंकित की तरफ देखा, मुस्कुराया और फिर धीरे से उसके पास आकर खड़ा हो गया। अंकित ने अपनी बोझिल सी आंखें ऊपर उठाई। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, उसने पाया कि राम सेवक उससे बड़ी आत्मीयता के साथ कुछ कह रहा है। मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर भीख मांग रहा हूँ। अच्छा बाजार है, अच्छी भीख मिल जाती है। यदि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो तो ये जगह मैं तुम्हें दहेज में भीख मांगने के लिए दे सकता हूँ। बहुत शानदार, आभार आपका सुरेंद्र रावत जी। आदरणीय जी जी अरुणा जी से निवेदन है कि कृपया वो समीक्षा का अंश पढ़ दें। दिव्या जी के जीवन अनुभव का क्षेत्र अत्यंत विशद रहा है और उसके अनुरूप ही उनकी कहानियों का कैनवस। उनकी कहानियाँ विविध मनस्थितियों और संबंधों की बदलती हुई रूपरेखा को उकेरती है। उन सबको एक सूत्र में बांधने वाला तार उनकी विशिष्ट संवेदनशीलता और स्त्री विमर्श को अलग अलग कोणों से देखने की बेचैनी है। संवेदना की विविधता और शिल्प की स्वाभाविक सुघड़ाई इन कहानियों को हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में उल्लेखनीय बनाती है। कथा साहित्य की विवेचना के संदर्भ में संवेदना की चर्चा की जाती है। कराने योग्य है। मनुष्य समाज में विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं से जुड़कर किसी न किसी प्रकार की भावानुभूति करता है जो उसे जीवन में प्रगति करने की ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसी भाव प्रेरणा जिसे संवेदना की संज्ञा देते हैं, उसका जीवन में विशेष महत्व होता है। संवेदना मनुष्य की जीवंतता, सजगता और चैतन्यता का आधार और प्रमाण है। संवेदनशीलता किसी अन्य के अनुभव खंड, सुख दुख, जय पराजय, क्लेश संतोष आदि की मानसिक और बौद्धिक साझादारी करने की योग्यता है। संवेदना जीव मात्र में होती है, जिसके द्वारा वह अपने से इतर के साथ जुड़ता है। संवेदना की अभिव्यक्ति जानवर अपने हाव भाव और व्यवहार से करते हैं। उदाहरण स्वरूप बंदरिया अपने मृत शिशु को अपनी छाती से चिपकाए घूमती है और हाथियों के झुंड में यदि एक हाथी अस्वस्थ हो जाए तो पूरा झुंड उसके स्वस्थ होने तक उसकी देखभाल करता है। साहित्यकार अपने परिवेश के घटनाक्रम को आम लोगों की अपेक्षा इतनी अधिक तीव्रता से अनुभव करता है कि वे सारी अनुभूतियाँ उसकी अपनी हो जाती हैं, जिसे वह साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से संप्रेषित करता है। प्रसिद्ध फ्रेंच उपन्यासकार फ्लेबेर, उनके बारे में प्रसिद्ध है
कि जब वे अपने उपन्यास मैडम बोवरी में नायिका की आर्सेनिक विष खाकर आत्महत्या करने का दृश्य लिख रहे थे, तो वे उसकी मानसिक विषन्नता से इतने अभिभूत हो गए थे कि उनके अपने रक्त में आर्सेनिक के लक्षण प्रकट पाए गए थे। डॉक्टर देवी प्रसाद गुप्त ने मानसिक अभाव की स्थिति में आस्था, विश्वास और सृजन की प्रेरणा को परिभाषित किया है। उनके अनुसार संवेदना का अभिप्राय अभाव की स्थिति या देने की निवृत्ति से लेकर साहित्यकार को चेतनानुभूति की उस मनोदशा से लेना चाहिए जो सृजन की प्रेरणा, निर्माण की भक्ति, रचना विधान की क्षमता और लोक जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न करती है। इसको थोड़ा सा उनकी रचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ूं या टाइम हो गया तो छोड़ देती हूँ जी। यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। इस पुस्तक के बारे में कल विस्तार से सुनना है, वैसे भी कल पुस्तक का लोकार्पण है तो वहाँ पर अवश्य इसे सुनेंगे। आपका बहुत बहुत आभार मैडम जी। बहती गंगा में मुझे भी हाथ धो लेना चाहिए, तो मैं भी अपनी एक छोटी सी रचना, वैसे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो वंदना जी का आभार कि उनका फ़ोन मिल गया और गूगल करते हुए मैंने अपनी रचना को ढूंढ लिया। वहीं से एक रचना छोटी से पढ़ देता हूँ, मात्र 3 मिनट की रचना है। रचना का नाम है किताबों की अंतिम यात्रा। फटी पुरानी रद्दी, अब यही मेरे नाम रह गए हैं। किसी लेखक के पुस्तक विमोचन स्थल से जब मैं पहली बार इस लेखक के घर पर आई थी, उनका मेरे प्रति स्नेह छिपाए नहीं छिपता था। कभी वे मुझे अपनी अंगुलियों से सहलाते तो कभी थूक की नरमी से मेरे पन्ने पलटते। अब वो बात नहीं रही। घर में प्रवेश करने के कुछ दिन तक मैं उनके हॉल की शोभा बनी रही। चूँकि हॉल में रखी शीशे की अलमारी में जगह सीमित थी, सो वहाँ मुझे अधिक दिन तक रहने का सुख नहीं मिला। जल्द मुझे वहाँ से घसीट बाहर किया गया। कुछ दिन तक घर की अलग अलग मेज़ों पर मैंने अपना आसन जमाया। कहते हैं जब जिंदगी घुमक्कड़ बन जाती है तब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी तरह मौजूदगी दर्ज करनी पड़ती है। मैं आकार में थोड़ी मोटी थी। मेरा जिल्द रूपी लिबास मजबूत होने के कारण मैं बहुत सारे काम कर लेती थी। मसलन लेखक या उनकी पत्नी, बच्चे चाय, कॉफ़ी या दूध का कप मेरे पीठ पर रख देते थे। इससे मेरे बदन पर गोल गोल निशान पड़ जाते थे। मैं पढ़ने में उपयोगी थी या नहीं, यह तो लेखक ही बता सकते थे, लेकिन मैं मच्छर, तिलचट्टा, कीड़े मकोड़े मारने के एकदम योग्य थी। मेरे अंग अंग पर उन कीटों के खून के निशान चीख चीख कर गवाही देते थे। कई बार रद्दी खरीदने वालों के हाथों लेखक की पत्नी मुझे बेचने की कोशिश करती थी। वो तो लेखक थे जो मुझे 1 से 2 बार उलट पुलट कर देखते थे और फिर से स्टोर रूम में रख देते थे। यह दिन गाथा केवल मुझ जैसी एक किताब का नहीं, स्टोर रूम में पड़ी कई किताबों का था। अक्सर हम सब मिलकर आपस में बात भी करते थे। हम अपने इस दुर्भाग्य पर रोते कि हमें हॉल में रखी शीशे वाली अलमारी में जगह क्यों नहीं मिलती। इसका भी एक दिन पर्दाफाश हो गया। स्टोर रूम में पड़ी एक दुबली पतली, जिसकी जिल्द फट चुकी थी और अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, ने बताया, एक दिन हॉल में मेरे सामने ही लेखक किसी से बात कर रहे थे। सामने वाले ने जब लेखक से पूछा कि आप इतनी सारी पुस्तकें उठा लाते हैं, उन्हें रखते कहाँ हैं? आपकी विद्वत्ता को भला यह अलमारी कहाँ संभाल पाएगी? तो लेखक ने मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर में कहते हैं, आप ठीक कहते हैं। अब देखिए ना, जहाँ चला जाता हूँ वहाँ कोई न कोई मुझे पुस्तक थमा देता है। कोई समीक्षा लिखने के बहाने थमा देता है तो कोई सैंपल के रूप में। अब मैं आपको क्या बताऊँ, किसी को ना नहीं कह सकता, इसलिए सबकी किताबें उठा लाता हूँ। घर लाने पर श्रीमती जी की डांट अलग से खानी पड़ती है। इन किताबों के चलते यह घर घर नहीं, रद्दी खाने सा लगने लगा है। चूँकि सभी किताबें अलमारी में रखी नहीं जा सकती, इसके लिए मैंने बीच का रास्ता अपनाया है। अलमारी में उपयोगी शब्दकोश और मेरी लिखी किताबों के अतिरिक्त शेष सभी किताबों को स्टोर रूम में रख दिया है, यानी फेंक दिया है। अब जब आवश्यकता पड़ती है तब ढूंढ कर निकाल लेता हूँ। इतना सुनना था कि स्टोर रूम में पड़ी हम सभी किताबों का घमंड चकनाचूर हो गया। हम इस भुलावे में थे कि लेखक हमसे प्यार करते हैं। वह तो अब जाकर पता चला कि वे हमें मजबूरी में ढो रहे हैं। एक दिन हमारे बीच लेखक का फ़ोन आ बैठा। हमने उससे पूछा कि कहीं तुम भी बेकार तो नहीं हो गए? तो इस पर उसने कहा, मैं भला बेकार कैसे हो सकता हूँ? लेखक तो मुझे अपनी पत्नी बच्चों से भी अधिक प्रेम करते हैं। जितना समय मुझ पर बिताते हैं उतना समय किसी को नहीं देते। वो तो लेखक की लड़की ने उनसे मजाक करने के लिए मुझे यहाँ छिपा रखा है, वरना तुम्हारी इतनी हैसियत कि मेरी बराबरी कर सको। एक बात और,
आजकल वे सब कुछ लिखने पढ़ने का काम मुझी पर करते हैं। पहले कभी भूल से स्टोर रूम में तुम्हारी ज़रूरत समझकर कदम रख देते थे, अब तुम्हारी खैर नहीं। अभी कुछ देर पहले ही उनकी रद्दी वाले से मुझ पर बात हुई थी, वो रास्ते में ही होगा। अब इस स्टोर रूम में तुम्हारा कोई काम नहीं है, आज से तुम सबकी छुट्टी। इतना सुनना था कि हमारा कलेजा बैठ गया। हमें रद्दी वाले से बहुत डर लगता था, वह हमारी नज़र में किसी कसाई से कम नहीं था। जिस तरह कसाई जीव का गला काटकर उसके अंग छिन्न भिन्न कर देता है, ठीक उसी तरह रद्दी वाला हमें थोक के भाव में खरीद कर हमारी जिल्द और पन्नों के साथ उपयुक्त व्यवहार करेगा। क्योंकि अब यह हमारी अंतिम यात्रा है, तो हम भगवान से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमें अगले जन्म में कुछ भी बना देना, लेकिन किताब हरगिज़ न बनाना। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अब मैं आज के कार्यक्रम के आदरणीय विशिष्ट अतिथि, आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे 8 मिनट का समय दिया है और मैं प्रयास करूंगी कि 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। इसीलिए तमाम औपचारिकताओं को अलग रखते हुए भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित मेरे उपन्यास शुद्धि का एक अंश आप सबके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदा आदमी से असहमतियों पर खींचते हुए उम्र बिताई जा सकती है, मगर मृतदेह से लिपट कर एक रात गुजारना भी मुश्किल होता है। अपने विचारों से बाहर आकर रामप्यारी ने कहा, रात काटनी मुश्किल हो जैसी, कल सुबह ही लेके आना ठीक रहेगा। फ़ोन पर दूसरी ओर से जो भी जवाब मिला, उससे रामप्यारी के चेहरे के भाव कठोर हो गए। यहाँ कोई रुदाली नहीं है जो मातम मनाएगी। जिन्हें छोड़ के गया वो सब जीवित रिश्ते हैं जो वफादारी मांगते थे, जीवन भर की वफादारी। उसमें यही कमी थी। सीमा तो इस समय सारी रात विलाप नहीं किया तो समाज उसे अपराधी बना देगा। सुबह लाना ही ठीक है। कश्मकश पर काबू पाकर उसने कहा, सुबह लाना 7 बजे से पहले। उसने फ़ोन रख दिया। मंजली पीछे खड़ी चुपचाप सब सुन रही थी। भाभी सा, अब ये क्या हुआ? ये सारी परीक्षाएं एक साथ ही होनी है क्या? दोपहर से आप अकेले जूझ रहे हो इन सब से, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। दोपहर से शाम हो गई, आपका कलेजा, इसीलिए सब आपको उम्मीद से देखते हैं। मंजली वहीं रामप्यारी के सामने दरी पर बैठ गई। ईश्वर को फ़ोन लगा। तूफान के सामने वृद्ध शरीर मजबूती से खड़ा था। सुन, पार्वती को अभी खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरे गांव में ढिंडोरा पिट जाएगा। दूसरी ओर से हेलो के जवाब में रामप्यारी ने ईश्वर से कहा, जी मासा, नहीं बताऊंगा। गंभीर स्वर में जवाब आया। सुन, अभी गांव में शोर करने की ज़रूरत नहीं है, शाम का टाइम है, लोगों को रोटी खा लेने दो। देर शाम को अंधेरा होने के बाद गुप्ता जी को और संपत काका को फ़ोन कर देना, बता देना कि थे सुबह पहुंचोगे। और सुन, राम बच्चन को भी फ़ोन कर दे। रामप्यारी ने फ़ोन रखने से पहले याद दिलाया, हाँ अभी करूं फ़ोन। ईश्वर ने जिम्मेदारी संभाल ली। उस और के लोग घटना के चश्मदीद थे। उन्हें रात का जहर घूंट घूंट पीना था। विषकोश में वहाँ कई साझेदार थे। स्थिति संभालना इस छोर पर पेचीदा था, जहाँ घटना के बारे में बताना जितना मुश्किल था, उससे ज़्यादा मुश्किल इसे दबाए रखना था। रिजर्वेशन कराकर अपने घरों को लौटने वालों की बेचैनी समझी जा सकती थी। सब अपने घरों में खबर कर चुकी थीं। शाम से ही सबके मोबाइल फ़ोन बजने शुरू हो गए थे। दूर बैठे परिवार जानना चाहते थे कि शहर से बस या रेलगाड़ी लेने के लिए सही समय पर गांव से रवानगी हुई या नहीं। वे बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं या रास्ते में हैं। जितने लोग थे उतनी ही जिज्ञासाएं थीं। जितने वापसी के लिए आतुर लोग हाथ में फ़ोन थामे खड़े थे, उससे कई गुना ज़्यादा लोग फ़ोन करने वाले थे। मोबाइल लगातार बजते रहे। रामप्यारी के निर्णयों पर सवाल करने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई थी, मगर आज मसला दूसरा था। एक विधवा माँ और दूसरी राशन कार्ड में दर्ज पत्नी को छोड़कर धीरे धीरे सबको खबर हो गई। घर लौटने का आलम मातम में बदल गया। शक उन दोनों रिश्तों में भी पैर पसार रहा था, जिन्हें हकीकत से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि सीमा के बच्चों को भी संदेह हुआ, मगर किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। शहर गए गिनती के लोगों को छोड़कर घर में इस समय भी वह सब मौजूद थे जो पिछले कई दिनों से रह रहे थे। सबके होते हुए भी सब कुछ सूना सूना लग रहा था। बरामदे को आंगन से जोड़ने वाले खंभों की कतार डरावनी लग रही थी। चूल्हा खामोश था। हवेली के जिन हिस्सों में आना जाना होता रहता था, ऐसी सभी जगह की बत्तियां जल रही थी। इसके बावजूद घर में अंधेरा फैल गया। आज अगरबत्ती नहीं जलाई अभी तक?
सुलोचना ने पति की तस्वीर के सामने दोपहर की बुझी राख देखकर कहा, पुष्कर को बुलाओ। ईश्वर भी नहीं आया इधर। आज क्या हो गया दोनों को? कहाँ चले गए दोनों? जेठ जी के आगे भी अगरबत्ती नहीं जलाई। सुलोचना उस कमरे में थी जो कभी सिर्फ उसके जेठ जी का कमरा था। आज दोनों भाइयों की फूलमाला लगी तस्वीरें वहाँ एक साथ लगी हुई हैं। आ जाएंगे, अभी जलवाऊंगी अगरबत्ती। आजा तू यहाँ बैठ मेरे पास। जा रे टिंकर, भाई साहब को बुला के ला। रामप्यारी ने मंझली ननद की ओर देखते हुए घर के सबसे छोटे लड़के को आवाज़ दी। बिना कुछ कहे दोनों के बीच बात हो गई। मंझली ने नई बहू के पति से अगरबत्ती जलवा दी। कमरे में कौन है? धूप बत्ती किसने जलाई? पुष्कर आ गया क्या? कहाँ है पुष्कर? सुलोचना पीढ़े से उठने का उपक्रम कर रही थी। किसी अनहोनी की गंध माँ के नथुनों में दहक रही थी शायद। अचानक वह बेटे की आवाज़ सुनने, उसे देखने के लिए बेचैन हो गई। बेटे को देख लेने से शायद तसल्ली हो जाती। इस वक्त उसका मन किसी भय से मुक्ति चाह रहा था। सुलोचना, आज बड़ी बाईसा की तबीयत ठीक नहीं है। रामप्यारी ने देवरानी का ध्यान दूसरी ओर ले जाने की मंशा से कहा। क्या हो गया अब? सुलोचना ने थोड़ा चिढ़कर कहा। आजा, बाईसा का हाल पता करें। एक के बाद एक मिलते सदमों से रामप्यारी की कमर तोड़ दी थी, मगर यह समय उसके लिए दुख मनाने का नहीं था। परिवार को उसके सहारे की जरूरत थी। उसने हिम्मत करके अपना शरीर पीढ़े से उठाया और हाथ पकड़कर सुलोचना को अपने साथ ननद के कमरे में ले गई। बुढ़ापे की एक बात सही है कि जल्दी से रोना नहीं आता, कभी आ जाए तो आंसू नहीं आते। सोचते हुए रामप्यारी ने गहरा सांस छोड़ा। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में उसे अपना शरीर हल्का महसूस हुआ करता था, मगर अब ऐसा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कोई भारी भरकम वजन उसकी छाती पर आकर बैठ गया है। बहुत शानदार, एकदम भावुक कहानी थी आपकी। और मैडम एंकर हैं तो इस वजह से मैडम जिस तरह से वाचन कर रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैडम पढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने घटना घट रही है और उसी को बता रही हैं। जिस तरह से संवाद थे उसके, बहुत शानदार मैडम। एक बार जोरदार तालियों के साथ वंदना यादव जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी से निवेदन है कि वो किसी गद्यांश का समय लूँगा। 5 मिनट मेरे लिए 5 मिनट है, 8 है, 7 है? 8 मिनट है तो मैं 4 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। मेरे पिता द्वारा ये शुरू किया गया था धार्मिक किताबें छपवाकर निःशुल्क बांटना। मेरे पिता नहीं रहे, उन्होंने भी लगभग 100 किताबें छपवाकर बंटवाई। उसके बाद लगभग 20 वर्ष से मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छे लेखकों की अच्छी किताबें। पर उसमें शर्त यही है कि किताब जो है निःशुल्क भेंट होगी। बहुत बढ़िया किताब छपवाकर, ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है पीछे, तो लगभग 50 किताबें मैं छपा चुका हूँ। ये छपवाते ही मुझे भी लगा कि लिखा जा सकता है और आप लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। तो एक किताब मेरी है कैसे कैसे लोग, ये मेरे अपने संस्मरण हैं और इसमें सब जो लिखा हुआ है वो सत्य है। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने अपनी पवित्र कमाई से हरिद्वार में एक अतिथि गृह का निर्माण करवाया, तो वहीं की ये छोटा सा संस्मरण है। हरिद्वार भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्राचीन और पवित्र नगर है। इसे गंगा द्वार और मोक्ष द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हिमालय की गोद में जन्मी गंगा नदी मैदानों की ओर उतरती है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अवचित है। बीच में मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको मालूम है कि 12 साल में यहाँ महाकुंभ होता है, 6 साल में अर्धकुंभ होता है। तो बाहर से आने वाले हरिद्वार में प्रवास के लिए कष्ट कम हो, यात्रा सुखद हो, और इसी उद्देश्य से प्राचीन काल से ही धर्म आत्माओं द्वारा धर्मशाला बनाई गई। यहाँ अनेक छोटी बड़ी धर्मशालाएं हैं जहाँ यात्रियों को निःशुल्क या नाम मात्र के खर्च पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। धर्मशालाओं में भोजन की भी व्यवस्था होती है। जीवन काल में यहाँ पर निवास निःशुल्क था, परंतु हमारे पिताजी के इन संसार से चले जाने के बाद मेरे द्वारा यहाँ आए हुए यात्रियों के लिए भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आज अतिथि निवास में रहने और भोजन की उचित व्यवस्था है। अब तक हजारों लोग न केवल भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और विश्व के अन्य भागों से भी इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। आप सबको भी मेरा निमंत्रण है, कभी आपका अगर मौका लगे तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और आपके रहने और भोजन की व्यवस्था वहाँ निःशुल्क हो जाएगी। तो
यह स्थान मुख्य मार्ग पर है। निवास के आगे पार्किंग की सुविधा है। वहाँ पर जाने वाले यात्री अपनी कार वगैरह निवास के सामने ही खड़ी करते हैं। हमारे पड़ोस की गली बहुत संकरी और छोटी है, उसमें स्कूटर जाने की भी संभावना नहीं है। इसी गली में रहते हैं कि लालू प्रजापति जी, नाम बदल दिया गया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता उनको। तो जिनके पास कार है, हमारे पिताजी के साथ दुआ सलाम और उठना बैठना निकटता कर ली उन्होंने, उठ बैठकर। इसी नाते उन्होंने मुझसे भी घनिष्ठता बढ़ा ली। एक दिन वे मेरे पास आकर बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे, शर्मा जी क्या हम अपनी कार आपके यात्री निवास के आगे खड़ी कर लिया करें। मेरे द्वारा सहज ही उन्हें सहमति दे दी गई। तब से लेकर आज तक उनकी कार हमारे अतिथि निवास के ठीक सामने खड़ी होती है। मेरी इस सहज उदारता ने एक विषम परिस्थिति को उत्पन्न कर दिया। यहाँ आने वाले अतिथि जब अपनी कार अतिथि निवास के सामने लगाते थे तो लालू प्रजापति जी को बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने कभी मुंह से तो नहीं कुछ बोला, लेकिन वो वहाँ पर खड़ी होने वाली कार को पंचर करने लगे और चारों टायर पंचर करने लगे। जब मेरे पास ऐसी काफ़ी शिकायतें आई तो मुझे लगा कि लालू प्रसाद जी से बात करनी चाहिए। तो मैंने उनको मैं अपने मित्र के साथ हरिद्वार गया और हमने अपनी कार अपने अतिथि निवास के बाहर लगाई। सुबह चारों टायर फ्लैट थे। तो मैंने नौकर को भेजा, मैंने कहा लालू जी को बुलाओ। वो आए और मैंने उनसे पूछा कुशल प्रेम नमस्कार। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सबसे पहले मुझे यह बताएं कि यह पंचर किसने किया है। वे अपने घर गए, कुछ देर बाद अपने बेटे के साथ लौट कर आए और दोनों ने अपने अपने कान पकड़कर बोले कि हमसे गलती हो गई है, कृपया हमें माफ़ कर दें, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। कुछ समय बाद उन्होंने एक सरदार जी के साथ भी ऐसा किया। सरदार जी बहुत शरीफ थे, उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने जानबूझकर पंचर कर दिया है। अब मुझे लगा कि पंचर करने वाले चोर का तो पता लग चुका है। तत्काल मैंने लालू जी के प्रजापति के घर में उनको बुलवाया। प्रजापति घर में नहीं थे पर उनका वही पुत्र आया। मैंने उनसे पूछा कि आपके पिताजी ने आपके सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगी थी कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आपने ठीक वैसी ही गलती आज दोबारा कर दी। लड़के ने हाथ जोड़कर मुझे कहा कि मैंने गुस्से में टायर पंचर कर दिया, कृपया मुझे माफ़ कर दें, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैंने फिर एक बार उसे माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद लालू प्रजापति जी ने शराफत की सारी हदें पार कर दी। हमारे अतिथि गृह के बाहर मैंने एक अनाथ लड़की को कपड़े प्रेस करने के लिए एक मेज़ लगवा दी। लड़की सीधी सादी सरल थी, बहुत मेहनती थी और वो सब ठीक से काम करने लगी और उसको कुछ पैसे बचने लगे। और प्रेस वालों में ये रिवाज होता है कि अगर कोई लड़की काम करे तो उसका रिश्ता आराम से हो जाता है, शादी भी जल्दी हो जाती है। उसका रिश्ता कहीं तय हो गया, सब ठीक चल रहा था। पर क्या पता नहीं क्या हुआ, लालू जी को वो मेज़ और लड़की आंखों में खटकने लगी। उन्होंने नगर निगम में अर्जी दी और व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाकर कर्मचारियों पर जोर डाला कि यहाँ से मेज़ हटा दी जाए, क्योंकि मैं तो हरिद्वार में था नहीं। आखिरकार नगर निगम के लोग आए और उसकी मेज़ उठा के ले गए, उसका काम बंद हो गया। तो पिछले कई वर्षों से हुआ क्या, उसका मेज़ उठा के ले गए, उसका काम बंद हो गया, उसका रिश्ता भी टूट गया, शादी में भी मना हो गई और लड़की फिर सड़क पे आ गई जैसे पहले थी। पिछले कई वर्षों से हमारे द्वारा लालू प्रजापति जी को जब भी आवश्यकता हुई उन्हें हर चीज़ उपलब्ध कराई गई। उनमें श्री लालू जी के यहाँ कंप्रेसर के द्वारा दरवाजे पर पॉलिश का काम चल रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता थी। अचानक पावर कट हो गया और कुछ ही क्षणों में उनकी श्रीमती जी आई और हमें निवेदन किया कि हमारे कारीगर खाली बैठे हैं, पॉलिश घुली हुई है, आप अपने जनरेटर से हमें पावर दे दें ताकि सारा काम चल सके। मैंने अनुमति दे दी। शाम तक हमारा जनरेटर चलता रहा। श्री लालू जी के यहाँ से कोई समाचार नहीं आया कि जनरेटर का काम ख़त्म हो गया है। हमें बड़ी हैरत हुई और मैंने अपने सेवक को भेजा कि पता करके आओ। तो सेवक ने आकर सूचना दी तो हम खड़े के खड़े रह गए। सेवक ने बताया काम तो कभी का ख़त्म हो गया, वे तो बताना ही भूल गए थे। हरिद्वार में बिजली का कट आम बात है, दिन में 2-3 घंटे बिजली का जाना आम बात है। तो वक्त बे वक्त जब भी हमारा जनरेटर चलता है लालू प्रजापति जी द्वारा तार हमेशा हमारे सेवक द्वारा लगवा ली जाती है। हमारे द्वारा पिछले वर्षों से लालू जी की सेवा में हर चीज़ हाजिर की गई। पानी की व्यवस्था, जब बिजली कट की वजह से 1-2 दिन पानी नहीं आता तो हमारे जनरेटर से बिजली चलाकर उनकी छत का ओवरहेड टैंक भर दिया जाता है। घर में कोई सुख दुख होने पर भी जगह की व्यवस्था, ये सब सेवाएं हमारे द्वारा दी जाती रही। हाल ही में लालू जी की माता जी का देहांत हुआ। लगभग 21 दिनों तक शोक सभा में आए सभी लोग हमारे अतिथि निवास में आते जाते रहे। शोक सभा भी वहीं हुई।
मैंने सेवक को कह रखा है कि लालू प्रजापति जी का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि वे हमारे पड़ोसी हैं। शानदार सर। सबसे पहले तो आपके परोपकारी कार्यों के लिए सर नतमस्तक हूँ सर, और हमें इस बहाने हरिद्वार आने का एक बहाना मिल गया। हम अवश्य हरिद्वार आएंगे सर, और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम मुख्य अतिथि के तौर पर आपका जो यहाँ पर हम जिस तरह से आपको मुख्य अतिथि के तौर पर सुन रहे हैं सर, उससे तो हम लाभान्वित हुए ही हैं। साथ ही साथ हमें प्रेरणा मिले कि किस तरह से परोपकारी कार्य करते हुए उसमें सुख की अनुभूति की जा सकती है। पुनः एक बार आपको ढेर सारी बधाई सर। ज़ोरदार तालियों के साथ हम इंद्रजीत शर्मा जी का आभार व्यक्त करते हैं। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय धनंजय कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया वो अपना वक्तव्य दें। एक बहुत ही सतरंगी दृश्य सामने छाप दिया, जिसने मुझको ढक लिया था। और आज मैंने एक बात सीखी जो नई मैंने पहली बार कहने जा रहा हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं, लेखक का दर्पण है। क्योंकि आप सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच, भावुकता, एहसास, आपने जो कुछ चाहे 1 पेज की 2 पेज की कहे, उस सब में झलक रहा था। क्योंकि लेखक ही चुनता है विषय, शब्दों को चुनता है, किस परिपेक्ष चुनता है, तो उसकी कहानी होती है। तो ये मैंने पहले थोड़ा शक था मुझे, आज पूरा हो गया। साहित्य समाज का नहीं, लेखक का दर्पण होता है। तो मैं अपना गद्य सामग्री कुछ नहीं ला पाया हूँ, लेकिन 2-4 छोटी छोटी कविताएं सुना सकता हूँ। एक तड़का लगा दूँगा गद्य। जी। तो आपके गद्य से जो हमने सीखा है, उसमें अभी जो मैंने कहा कि फूल हर खुशबू में थे। कुछ भी खुशबू होती है, हम फूल से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये गुलाब की खुशबू है, चंदन। फूल हर खुशबू में थे, खत नहीं था, तुम ही थे। तो इस तरह 2-4 और क्षणिकाएँ आपको बता दूं। सबसे प्रिय क्षणिका मेरी है कि शब्दों का जाल फेंका तो है सोच की झील में। शब्दों का जाल फेंका तो है सोच की झील में, देखें कब उलझती हैं सोच की लहरों से बचकर एहसास की मछलियाँ। दोनों पंक्तियों की अब कहिए फुटकर शेर 4-6। गमले का एक फूल नहीं हूँ, जंगल में मुझको खिलना है। गमले का एक फूल नहीं हूँ, जंगल में मुझको खिलना है। मत रोको तुम झील की तरह, मुझे समंदर से मिलना है। बहुत खूब सर। दूर निकल जाने वाला राही खुद एक सफ़र है। दूर निकल जाने वाला राही खुद एक सफ़र है। मैं दुनिया के अंदर या दुनिया मेरे अंदर। लड़ते नहीं इसीलिए तो हारते नहीं। क्या बात है। लड़ते नहीं इसीलिए तो हारते नहीं, जिंदगी जीते हैं हम, गुजारते नहीं। जब उलझ जाती है मिट्टी पाँव में, जब उलझ जाती है मिट्टी पाँव में, हम पहुंच जाते हैं अपने गांव में। क्या बात, क्या बात। रास्ते दूर तक नहीं जाते, रास्ते दूर तक नहीं जाते, घर से चलने में देर लगती है। क्या बात। घर से चलने में देर लगती है। तेरा चेहरा भी खो गया मेरे चेहरे की तरह। तेरा चेहरा भी खो गया मेरे चेहरे की तरह। रात है, धुंध है, बस हाथ मिलाए रखना।
मंदिर साथ लिए फिरते हो, मंदिर साथ लिए फिरते हो, कहते हैं ना आत्मा हमारी, मंदिर साथ लिए फिरते हो, क्यों दिन रात सफर करते हो? हम आवाक सफर करते हैं, मतलब बिना कुछ बोले, कभी कभी घर पर रहते हैं। हम आवाक सफर करते हैं, कभी कभी घर पर रहते हैं, दुनिया से बेखौफ हैं लेकिन कभी कभी खुद से डरते हैं। अपने दिल की बात कहें या वो जो कहना पड़ता है, अपने दिल की बात कहें या वो जो कहना पड़ता है, अपने अर्जित दर्द सहें या वो जो सहना पड़ता है। गांव से निकल पड़े शहर की तरफ, कुदरत से दूर चल पड़े सिफर की तरफ। सिफर, जीरो। दो पंक्तियां और हैं। दुनिया के हर चेहरे को बारी बारी दिखलाएंगे, चैलेंज। दुनिया के हर चेहरे को बारी बारी दिखलाएंगे, पहले अपनी बात समझ लें फिर सबको समझाएंगे। और आखिरी पंक्ति है आज के युग पर, आज की तकनीक हम पर इस कदर है छा गई, आज की तकनीक हम पर इस कदर है छा गई, काम आधा ही हुआ पर वक्त पूरा खा गया। क्या बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप साथ बैठकर बहुत अच्छा लगा, दिन सफल हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए संयोजक आदरणीय सुरेंद्र रावत जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें। देखते ही 8 बज गए, लेकिन मन तो नहीं भरा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह की सभाएं होती रहें, आप जैसे बुद्धिजीवियों का सानिध्य मिलता रहे। सबसे पहले हमारे वेद प्रकाश जी ने हमें, और ये सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। देखिए, शुरुआत हमारी जापान से हुई थी। वेद प्रकाश जी ने हमें जापान के एक मौसम के और एक कीड़े के बारे में बताया, जो शायद हमें नहीं मालूम था, हमारे को एक नई चीज़ थी। वरुण कुमार जी ने फिर आप देखिए कि एक हमारे को इतिहास के पन्नों पर ले गए, जिसके बारे में शायद हमें, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं थी। तो कथ्य और कहानी तो एक होती है, उसके साथ जब तथ्य भी जुड़ जाता है तो तथ्यात्मक सारा इन्होंने बताया था। वारंगल में अर्चना जी ने डेनमार्क की कहानी, बड़ी इमोशनल कहानी बनाई, किस तरह से 80 साल में भी एक दूसरे की जब केयर करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो वो एक जो बहुत ऊपर की चीज़ हो जाती है, बहुत ऊपर चीज़ उठ जाती है। और वहाँ जब पति अभी भी अगर उतना ही स्नेह करे और पति अभी भी बिना बताए, एक जो सरप्राइज़ एक एलिमेंट होता है ज़िंदगी के अंदर, वो अगर 80 साल में भी अगर जीवित रहे तो फिर जीने का फिर मज़ा आ जाता है, फिर जीने का मज़ा आ जाता है, राइट। राम किशोर उपाध्याय जी ने एक बड़ा अच्छा व्यंग सुनाया, और उस व्यंग की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। निर्देश निधि जी ने बड़ा एक साइंस फिक्शन सुनाया, और वो साइंस फिक्शन भी गजब का साइंस फिक्शन था, जिसमें साइंस में इमोशन नहीं होते, लेकिन आपके साइंस फिक्शन में इमोशन थे, तो इमोशन से भरा हुआ साइंस फिक्शन था। शैलेंद्र साहित्य अस्थाना जी ने हमारे को पूरे हिंदी साहित्य का सफ़र कराया, सारी ऊंच नीच बताई। अरुणा जी ने दिव्या जी के पूरे पत्र से जो संबंधित, तो मुझे वो याद आया इंदिरा जी के पत्र और नेहरू जी के पत्र, शायद ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ कि यहाँ से पत्र गए, वहाँ से पत्र आए, और वो पत्रों की कहानी बन गई, पुस्तक बन गई। हमारे आदरणीय आज की
सभा के संयोजक संचालक महोदय बड़ा अच्छा संचालन तो कर ही रहे थे, तो संचालन के लिए तो सर के लिए एक तालियां बजती हैं। और इन्होंने पुस्तक यात्रा, मैं तो कहूँगा कि पुस्तक यात्रा जो सुनाई वो भी बड़ी आज के माहौल के लिए वो बड़ी पैनी चीज़ थी, मुझे लगी बहुत पैनी चीज़ थी। और फिर हमारे इंद्रजीत शर्मा जी ने अपनी पुस्तक के अंश सुनाए और हरिद्वार में जो अपनी यात्रा सुनाई। आपने लालू चेंज किया था क्या प्रजापति चेंज किया था, कौन सच है? मेरी बेटी भी ऐसे ही ढूंढती रहती है, ये आदमी वो होगा, ये होगा, वो होगा। सर मैंने कहा ये पूछ लूँ आपसे, क्योंकि मेरे भी कई भी मित्र हैं, तो मैंने कहा इसमें। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़, हाँ वंदना जी का तो मैं अभी बोल रहा था। वंदना जी, तो वंदना जी ने भी जो एक अपनी कहानी का जो एक अंश बनाया, बड़ा भावुक अंश था, जहाँ एक उन्होंने दिखाया किस तरह से एक औरत कितनी मजबूत होती है और जिसको बोलते हैं कि बहुत इतनी मजबूत नहीं है, और वो वाकई में कितनी मजबूत होती है। मैं भी ऐसी एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं कि गौतम भगवान की यशोधरा पत्नी के ऊपर एक पुस्तक हमारी है। हाँ जी, तो मैं उसको आज के संदर्भ में कुछ उसमें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ मैंने लिखा है, काफ़ी कुछ फिर आपके सामने आएगी तो मैं आपके सामने रखूँगा। हाँ, और बड़ा भावुक आपकी कहानी थी। कुपरा जो नावल होगा तो वो वाकई पुरस्कार पाने के लायक था, इसीलिए पुरस्कार मिल भी गया उसको। देखिए आपकी जो भाषा की जो लचीलापन और जो आपका पहनापन भाषा का है, और जो गांव का पुट है, जो सही कहा कि आप कहानी पढ़ नहीं रही थी, आप कहानी एक्ट कर रही थी, तो वो एक कहानी का बड़ा एक अच्छा होता है। एक गद्य तो ठीक है, गद्य धारा प्रवाह में पढ़ा जाए, लेकिन उस गद्य में अगर इमोशंस भी जुड़ जाएं तो फिर वो गद्य को सुनने का भी मज़ा आ जाता है। और अबव ऑल जो आप बहुत अच्छा, हमने दाल बनाई, सब्जियां बनाई, और जो फिर धनंजय सर ने एक उसमें तड़का लगाया है। तो जो जिस चीज़ की एक हम सब लोग ने एक अच्छी विधाओं पर कुछ अपनी बात कहने की कोशिश की। एक छोटी सी ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी मैंने भी दहेज के रूप में आपको बताने की कोशिश किया। और फिर उसके बाद जो तड़का लगा है, तो तड़के ने जो चीज़ कमी रह गई थी, वो अध्यक्षीय जब समय आया तो उन्हें उस कमी को भी पूरा कर दिया। आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, विदेशों से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं। मैंने देखा सुरेश सर ट्रैवल कर रहे थे, हैदराबाद से आ रहे थे और बार बार बड़ी चिंता में थे कि मेरी ट्रेन लेट हो गई है, आधा घंटे लेट हो गई थी, 6 घंटे लेट हो गई, अब 8 घंटे लेट हो गई है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हम जब आए हैं तो मेरे ख्याल से 12-1 बजे के आसपास ही शायद आप पहुँचे हैं, राइट। तो बड़ी कंसर्न थी, लेकिन देखिए जब नीयत अच्छी होती है ना तो काम बड़ा अच्छा हो जाता है। देखिए कितने बढ़िया ढंग से हमारा ये प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि शायद हमारे बड़े लोगों का आशीर्वाद भी था और अच्छी दुआएं भी थी। और मैं एक बार फिर आप सब लोगों का, आयोजकों का और श्रोताओं का बहुत सारे, क्योंकि श्रोताओं के बिना फिर मज़ा नहीं आता, श्रोता भी अपना आनंद लेते हैं, तो उनके भी जब फीलिंग्स आती हैं तो उनसे भी बड़ा आनंद आता है। तो मैं एक बार फिर सभी लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग मिलें और इसी तरह से कोई महफिल जमे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।